अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए बहुत गर्मा गर्म ख़बरें हैं। तो हम अपने यूट्यूब चैनल आगे बढ़ो खाना टेंटेनेट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, ये सारी खबरें हमारे पास गर्मा गर्म खबरें। एक बहुत बड़ा इंटरव्यू और जिससे पर्दा उठाया गया है वो सब आपको दिखाएंगे और आप इंटरव्यू सुनाएंगे हमारे साथ। और बहुत बड़े कलम निगार तजियाकार हमारे साथ हैं, तो सहाफ़त में उनका बड़ा नाम है, वो हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू आपको सुनाएंगे। उन्होंने आज बड़े पर्दे चाक किए हैं। ठीक है, हमारे साथ रहना है। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, इनकी सुन लीजिए। इनकी रिहाई तो हड्डी बटलम था और ज्यादती थी, नाइंसाफी थी। और जिस तरीके से अदालत के जरिए और जमानत के जरिए वो रिहा हुए हैं, तो यकीनन इसके साथ ही ये भी शुरू हो गई हैं कि तासुर भी शुरू हो गया है कि जी ये किसी डील के जरिए हुआ है। मैं समझता हूँ कि अब हमें, मैं तो पहले दिन से नहीं कर रहा हूँ, कौम सतह के ऊपर एक डील की जरूरत है, हमें एक रिकन्सिलिएशन की जरूरत है। हमें चाहिए कि तमाम अदालतें और तमाम हुकूमतें जो है वो जितनी सियासी कैदी हैं जिनको नाइंसाफी की बुनियाद पर जेलों में गया है उनको रिहा करें, और उनकी रिहाई की इंसाफ समझ लेंगे तब भी अच्छी बात है। तो इंसाफ कहूंगा, लेकिन हुकूमत वाले लगता है इसको डील समझ रहे हैं और इस वजह वो घबरा के इस किस्म के, तो ये आज हमारे साथ हैं नजम सेठी साहब कि उनकी चिड़िया क्या कहती है कि कादी फैज़ ईसा अचानक लंदन क्यों चले गए हैं। तो उनकी ज़बानी आपको सुनाएगा उनका इंटरव्यू, उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पर्दा उठाया है कि कादी फैज़ ईसा लंदन क्यों चले गए। नजम सेठी साहब कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जो भी बहुत बड़ा रिटायर्ड होता है तो आपने जो उनका आबाई मुल्क है, जो उनका जहाँ पर बच्चे पैसा सब कुछ है, वो वहाँ पे ही जाते हैं। तो इधर तो वो पाकिस्तान में तो सिर्फ हुक्मरानी के लिए और कानूनदान बनने के लिए इधर आते हैं। तो बाकी उनका इधर कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो कुछ सब कुछ है, उनका पैसा, डॉलर अकाउंट और सारा कुछ उनका बाहर के मुल्कों में है। तो इधर तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम पर हुक्मरानी करने के लिए आते हैं, इधर उनका कुछ भी नहीं है। तो वो सारा समेट समूट कर उसी दिन रिटायर्ड हुए और दूसरे दिन उन्होंने टिकट कटवाई, जहाज़ पकड़ा और वो गोली हो गए। तो वो उनके वो कह रहे थे कि हम फ़ैसले करते हैं, तो उनके फ़ैसले बोलते थे। तो जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं तो इस वजह से वो बाहर चले गए। बाहर भी उनसे उनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त अफसाई हुई है। तो आर्मी चीफ़ ने नए चीफ़ जस्टिस की वालदा से क्या कहा, बहुत बड़ी बात है। तो ये भी आपको दिखाते हैं। तो लाइव मनाज़र होंगे तो आपने हमारे साथ रहना, भागना नहीं है कि आर्मी चीफ़ ने नए चीफ़ जस्टिस की वालदा से क्या कहा है। चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी के वालिद सखर मिलिट्री एकेडमी के ग्रेजुएट थे, जो कि बाद में कमिश्नर तैनात हुए। और आर्मी चीफ़ ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि एक लायक वालिद के बेटे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, मुझे इस चीज़ पर फ़ख्र है। तो जनाब याह्या अफरीदी साहब के वालिद साहब जो कमिश्नर रिटायर्ड हैं, तो मिलिट्री एकेडमी के ग्रेजुएट हैं। तो उधर से उन्होंने तालीम मुकम्मल की थी। तो उसके बाद उनके बेटा जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हामिद मीर साहब, एक जानी पहचानी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ इनसे सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। पाबंदी ख़त्म खान को बड़ी डील की ऑफ़र। मैदान सहाफ़त में कदम रखा है, तो ये शायद एक इत्तेफाक है या कोई हमारी सहाफ़त में कोई प्रॉब्लम है या हमारी शख्सियत में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है। मैं नौकरी से निकला था 1994 में, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। फिर दूसरी दफ़ा मैं अखबार का एडिटर था, मुझे इस्तीफ़े पे मजबूर किया गया कि एडिटरशिप से इस्तीफ़ा दे दो, तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। फिर जब मेरे पे पाबंदी लगी तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, और फिर दोबारा जब मुझ पे पाबंदी लगी तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। फिर जब मेरे पे मसले मसाइल हुए, हमला हुआ मेरे पे और गद्दारी का इल्ज़ाम लग गया, तो फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी।
اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پھر مسئلے مسائل ہو گئے, پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو اس دور میں بھی پابندی لگ گئی. کچھ ساتھی جو ہے مسلم لیگ نون میں جو ہمارے دوست ہیں وہ کچھ ناراض ہیں, کچھ ناراض نہیں ہیں. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو صحافت ہے نا, یہ اس لیے مشکل ہو گئی ہے کہ صحافت میں پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے, اور ہر صحافی سے یا ٹی وی اینکر سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرے گا. تو جب ہم عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے, ہم ان پہ تنقید کرتے تھے کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ یہ غلط کر رہے ہیں, تو تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا پہ جو ان کے ٹرولز تھے یا ان کی جو سائبر فورس تھی, وہ کہتی تھی یہ تو پٹواریوں کے لفافے ہیں, انہوں نے تو مسلم لیگ نون سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. اب وہی باتیں مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں اس تحریک انصاف سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. اب آپ بتائیں قاضی صاحب, آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے صحافت میں, کبھی تحریک انصاف والے بھی جو ہے وہ کسی کو لفافہ دیتے ہیں, وہ بھی عمران خان کسی کو لفافہ دیتے ہیں. آج کل اسمبلی میں پیسے کی بات گزشت جاری ہے, تو خواجہ صاحب نے کیا کہا ہے, تو یہ ساری چیز آپ کے سامنے مشاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سنیے یہ کیا کہتے ہیں. جو ڈرافٹنگ ٹھیک تھی, گڈ اسٹرانگ ورڈز, کہتے ہیں نا کہ ہی میڈ دا رائٹ نوائزز آن کشمیر. کشمیر کی مجھے خوشی ہوئی کہ وہ برہان مظفر وانی کا ذکر کیا, جو ایک آئیکن ہے کشمیری فریڈم اسٹرگل کے, اور جس کو ہندوستان دہشت گرد کہتا ہے, ہم فریڈم فائٹر کہتے ہیں. اور آلسو آن دا پیلسٹین ایشو اسٹرانگ ورڈز. لیکن بہتر یہ بھی ہوتا کہ اگر کوئی وہ پلان آف ایکشن بھی پرپوز کرتے کہ آگے واٹ نیکسٹ, جیسے اردوغان صاحب نے کہا کہ کوئی کانکریٹ سٹیپ ہو, یا انور ابراہیم صاحب جو پرائم منسٹر ہے ملیشیا پہ پاکستان آ بھی رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں. سو ہم اسٹرانگ ورڈز, بٹ فالو اپ کیا ہے, کانکریٹلی کیا کر رہے ہیں ہم, وہ ہمیں مسلم ورلڈ لیڈرلیس نظر آ رہا ہے, کوئی ڈائریکشن لیس نظر آ رہا ہے, ایکسیپٹ اردو